हेलो डियर स्टूडेंट्स, मॉडल संस्कृति पाठशाला में मैं अजीत सिंह आपका स्वागत करता हूँ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा 12वीं के राजनीति विज्ञान विषय के अध्याय क्षेत्रीय आकांक्षाएं नामक पाठ से चर्चा करेंगे। इस वीडियो में हम मुख्य रूप से इस अध्याय में क्षेत्रवाद का अर्थ, क्षेत्रवाद के कारण, भारत में विभिन्न क्षेत्रवादी संगठन, राजनीति पर क्षेत्रवाद के दुष्प्रभाव और उसके उपाय, मुख्य रूप से इन ऑब्जेक्टिव्स पर हम अपने टॉपिक को फोकस करेंगे। और पहली वीडियो में क्षेत्रवाद का अर्थ, क्षेत्रवाद के कारण और जम्मू कश्मीर और इसके अलावा हम द्रविड़ आंदोलन, इन पर मुख्य रूप से चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम क्षेत्रवाद। क्षेत्रवाद क्या होता है, किसे कहते हैं क्षेत्रवाद, और ऐसी भावनाएं हमारे अंदर क्यों पैदा होती है। क्षेत्रवाद ऐसी संकीर्ण और संकुचित भावना है जिसमें देश के किसी हिस्से में रहने वाले लोग सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक या अन्य कारणों से संपूर्ण राष्ट्रहित की दृष्टि से विचार न करते हुए सिर्फ अपने क्षेत्र के हित को विशेष महत्व देते हैं। इसको डिफाइन करने के लिए डॉक्टर इकबाल नारायण ने कहा है कि भारतीय राजनीति का एक प्रमुख निर्धारक तत्व क्षेत्रवाद है, जिसके कारण लोग भारतीय संघ की तुलना में क्षेत्र विशेष को महत्व देते हैं जिसमें वे रहते हैं। इस परिभाषा से ये स्पष्ट हो जाता है कि क्षेत्रवाद एक पर्टिकुलर क्षेत्र में रहने वाले लोगों की ऐसी भावना है जो राष्ट्रीय हित की बजाय अपने क्षेत्र के हितों को ज़्यादा महत्व देते हैं, अपने क्षेत्र के प्रति ज़्यादा वफादार प्रतीत होते हैं। इस समस्या को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि भारत तो है, लेकिन वे लोग कहाँ हैं जिन्हें भारतीय कहा जा सके। क्षेत्रीय आकांक्षाएं। क्षेत्रवाद के बाद क्षेत्रीय आकांक्षाएं क्या है, जैसा हमारा अध्याय का नाम है क्षेत्रीय आकांक्षाएं। जब किसी क्षेत्र विशेष या राज्य विशेष के लोग राष्ट्रीय हितों की अनदेखी करके अपने क्षेत्र विशेष के हितों की पूर्ति का हर संभव प्रयास करते हैं, चाहे उनके प्रयास से राष्ट्र को बहुत बड़ी क्षति ही क्यों न उठानी पड़े, इस भावना को ही क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहते हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये है कि राष्ट्र हित की बजाय क्षेत्रीय हित सर्वोपरि होता है, और किसी भी तरह से, चाहे उससे राष्ट्र का अहित होता हो, लेकिन अगर उससे हमारे क्षेत्र का हित होता है तो हम उस कार्य को करने को प्राथमिकता देते हैं, और यही भावना हमारी क्षेत्रीय आकांक्षाएं कहलाती हैं। क्षेत्रवाद के कारण। सबसे पहला कारण है क्षेत्रवाद का भौगोलिक विस्तार। प्यारे बच्चों, आपने 11th में पढ़ा कि यूनान में छोटे छोटे राज्यों को, छोटे छोटे नगरों को ही राज्य कहा जाता था, परंतु वो आज का समय राष्ट्रीय राज्यों का समय है, और सभी राज्य भौगोलिक रूप से बहुत विस्तृत हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो भारत भी भौगोलिक रूप से एक बहुत विस्तृत राज्य है, और क्षेत्रवाद के कारणों में सर्वप्रथम भौगोलिक विस्तार एक प्रमुख कारण बनता है। अगर हम विस्तार की बात करें तो उत्तर से दक्षिण तक भारत की जो लंबाई है वो 3214 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 2933 किलोमीटर है। हम मुख्य रूप से भारत को 7 भौगोलिक भागों में बांट सकते हैं। जो विद्यार्थी भूगोल विषय के विद्यार्थी हैं वो इन 7 भागों का नाम भली भांति जानते हैं। वर्तमान में हमारे देश में यानी भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। दूसरा कारण आर्थिक स्थिति। प्यारे बच्चों,
राज्यों के संतुलित विकास व बढ़ती बेरोजगारी के कारण भूमिपुत्र के सिद्धांत की बात राज्य के लोग करने लगते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि भारत में 28 राज्य हैं, परंतु सभी राज्यों का विकास एक जैसा नहीं है। इसे हम असंतुलित विकास कहेंगे। इसके साथ साथ लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से बेरोजगारी भी बढ़ती जा रही है। बेरोजगारी बढ़ने के कारण लोगों में एक ऐसी भावना पैदा होती है कि हम जिस क्षेत्र में पैदा हुए हैं उस क्षेत्र के सभी संसाधनों पर हमारा अधिकार होना चाहिए, उस क्षेत्र के सभी संसाधनों का उपयोग करना हमारा हक होना चाहिए, हमारे अधिकार होना चाहिए, और केवल हमें ही उस क्षेत्र के संसाधनों का प्रयोग करना चाहिए। इसी सिद्धांत को भूमिपुत्र का सिद्धांत कहा जाता है। तीसरा, सामाजिक व्यवस्था। प्यारे बच्चों, भारत एक विस्तृत राज्य है और इसमें विभिन्न धर्मों, जातियों, संस्कृति, भाषा, रीति रिवाज, खान पान और अनेक धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए भारत की एक विशेषता के बारे में कहा जाता है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी भारत में इतनी विविधताएं होते हुए भी भारत एक राष्ट्र है, भारत एक राज्य है। चौथा कारण बनता है जनसंख्या विस्फोट। हम भारत के विषय में जनसंख्या वृद्धि की बजाय जनसंख्या विस्फोट शब्द को ज़्यादा तर्कसंगत मानते हैं। जनसंख्या वृद्धि की अगर हम बात करें, जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय भारत की जनसंख्या लगभग 36 करोड़ थी, परंतु 1981 में भारत की जनसंख्या लगभग 68.52 करोड़ और 1991 की जनगणना में भारत की जनसंख्या 84.39% हो गई थी। 84.39 करोड़ हो गई थी। इसका सीधा सा मतलब है कि इन 10 सालों में लगभग 23.5% हमारी जनसंख्या वृद्धि हुई। सन 2011 की जनगणना के अनुसार हमारी जनसंख्या लगभग 121 करोड़ हो गई थी और वर्तमान में 2021 तक ये जनसंख्या लगभग 135 करोड़ हो जाएगी। पांचवा कारण, राजनीतिक दलों की भूमिका। लगातार हमारे यहाँ क्षेत्रीय दलों की संख्या बढ़ती जा रही है। क्षेत्रीय दलों की संख्या का बढ़ने का सबसे बड़ा कारण लोगों की क्षेत्रवादी भावना है। इसी वजह से राजनीति में क्षेत्रीय दलों को आज विशेष महत्व मिलने लगा है। 1989 में क्षेत्रीय दलों के गठबंधन से संयुक्त मोर्चे की सरकार बनी। इसी प्रकार 1996 से लेकर 2014 तक विभिन्न गठबंधनों में क्षेत्रीय दलों की विशेष भूमिका रही। क्षेत्रवाद के प्रकार। प्यारे बच्चों, क्षेत्रवाद के 3 प्रकार होते हैं। पहला प्रकार रक्षक क्षेत्रवाद। जैसा कि हमने कारणों में भूमिपुत्र के सिद्धांत का जिक्र किया है, ये रक्षक क्षेत्रवाद से संबंधित है। इस प्रवृत्ति में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण अपने प्रदेश के लोगों के हितों की रक्षा करना रक्षक क्षेत्रवाद कहलाता है। अधिकतर लोगों में ये भावना होती है कि केवल और केवल हमारे राज्य के सभी संसाधन केवल हमें ही प्रयोग करने का अधिकार होना चाहिए, और इसी रक्षक क्षेत्रवाद की वजह से धीरे धीरे भारत 28 राज्यों में विभाजित हो गया है। इसका मतलब है कि जब राज्य पुनर्गठन 1956 में हुआ तो उस समय 14 राज्य बनाए गए थे, परंतु आज भारत में 28 राज्य हैं। दूसरा, भाषाई क्षेत्रवाद। भाषा को आधार मानकर किसी भी भाषा विशेष वाले क्षेत्र के हितों को प्राथमिकता देना भाषाई क्षेत्रवाद कहलाता है। अर्थात हम क्षेत्र को भाषा के आधार पर भी बांट देते हैं, क्योंकि भारत में जब हम संवैधानिक भाषाओं की बात करते हैं तो हमारे
संविधान में 22 भाषाओं को संवैधानिक मान्यता प्राप्त उसके 8वें अनुसूची में दी गई है। तीसरा और सबसे खतरनाक जो क्षेत्रवाद है वो है अलगाववादी क्षेत्रवाद। प्रथम दो प्रकार के क्षेत्रवाद भारत में ही रहकर अपने क्षेत्र के हितों की पूर्ति करना चाहते हैं, परंतु अलगाववादी क्षेत्रवाद में उस क्षेत्र को भारत से पृथक स्वतंत्र राज्य की मांग की जाती है और भारत से अलग एक स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए प्रयास किया जाता है। जिस तरह से जम्मू कश्मीर और पंजाब से अलग खालिस्तान की मांग जो थी वो अलगाववादी क्षेत्रवाद का सर्वोत्तम उदाहरण है। क्षेत्रवाद के कारण भारत में तनाव पैदा होता है। विभिन्न धर्मों, विभिन्न जाति, विभिन्न संस्कृति के लोगों के बीच तनाव पैदा होता है। विभिन्न भाषा वाले लोगों के बीच तनाव पैदा होता है। देश के विभाजन, विस्थापन, देशी रियासतों के विलय और राज्य पुनर्गठन जैसी समस्याओं में प्रमुख निम्नलिखित हैं। नंबर 1, जम्मू कश्मीर की समस्या। जम्मू कश्मीर की समस्या की जब हम बात करते हैं तो जम्मू कश्मीर की समस्या को हम उसके लिए 2 प्रकार के कारक उत्तरदायी मानते हैं। पहला, कश्मीर पर पाकिस्तान का दावा। जिस समय भारत स्वतंत्र हुआ उस समय 2 राज्यों में विभाजित, 2 देशों में विभाजित होकर स्वतंत्र हुआ था, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान के हिस्से आया और उसका कुछ हिस्सा भारत में, लेकिन उसके आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया। जो दूसरा कारक है 1947 में कबायलियों द्वारा कश्मीर पर हमला, और इस हमले के द्वारा कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कबायलियों ने अपने कब्जे में ले लिया, जिसे पाक अधिकृत कश्मीर कहा जाता है। इस बात को लेकर पाकिस्तान बार बार संपूर्ण कश्मीर पाकिस्तान का है ये दावा करता है और भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य विवाद का कारण जम्मू कश्मीर बना हुआ है और इस विवाद को पाकिस्तान ने यूएनओ में भी उठाया है। वास्तव में कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। तीसरा कारक, जम्मू कश्मीर के विलय को पाकिस्तान द्वारा स्वीकार नहीं करना। जब 1947 में कबायलियों द्वारा कश्मीर पर हमला किया गया, उस समय कश्मीर के शासक होते थे राजा हरी सिंह। महाराजा हरी सिंह ने भारत के समक्ष रक्षा के लिए पेशकश की और भारत ने अपनी सेना के द्वारा जम्मू कश्मीर की रक्षा की और ये आश्वासन महाराजा हरी सिंह ने भारत सरकार को दिया था कि इस समस्या के बाद जम्मू कश्मीर का भारत में विलय कर दिया जाएगा और 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर का विलय विधिवत रूप से भारत में कर दिया गया था। 27 अक्टूबर को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने इसे स्वीकृति दे दी थी। इस फोटो में आप देख रहे हैं कि कश्मीर एक्सीड्स टू इंडिया, इसका मतलब है कि कश्मीर का भारत में विलय। आंतरिक कारण के वजह से भी कुछ ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जम्मू कश्मीर आज भी विवादित बना हुआ है। उसमें क्षेत्रवाद की भावना का प्रबलीकरण कुछ आंतरिक कारणों से भी हुआ है। जब भारत का संविधान बनाया गया तो उस समय जम्मू कश्मीर में को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया और अनुच्छेद 371 के तहत जम्मू कश्मीर को अपना अलग संविधान बनाने का अधिकार भी दिया गया। उस समय ये वायदा भी किया गया था
जब भारत में विलय हुआ तो उस समय ये वायदा किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कश्मीर की जनता से वायदा किया था कि वहाँ पर जनमत संग्रह कराया जाएगा। जनमत संग्रह का वायदा कुछ अलगाववादी बार बार याद दिला रहे हैं और इस बात को लेकर बार बार आंदोलन करते हैं, बार बार आतंकवादी गतिविधियां अपनाते हैं कि जम्मू कश्मीर की जनता को ज़बरदस्ती भारत ने अपने अंदर शामिल किया हुआ है, जनता की इच्छा के विरुद्ध, जबकि वास्तव में जम्मू कश्मीर की जनता जम्मू कश्मीर का विलय भारत में चाहती थी। जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की व्यवस्था, हमारे संविधान में जम्मू कश्मीर के अलग संविधान की व्यवस्था की गई है। भारतीय संविधान जम्मू कश्मीर के लिए केवल रक्षा, विदेश मामले और जनसंचार जैसी सुविधाओं के अलावा, इन क्षेत्रों के अलावा बाकी सारे के सारे कार्य जम्मू कश्मीर के संविधान के प्रावधानों के अनुरूप किए जाते थे। विलय के बाद जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस नामक एक संगठन की स्थापना हुई और उसके संस्थापक शेख अब्दुल्ला थे। वे जम्मू स्वतंत्र यानी विलय के बाद वे जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री बने। उस समय प्रधानमंत्री को वजीर रियासत कहा जाता था। उन्होंने लोगों की क्षेत्रवादी भावना को ज़्यादा बढ़ाने का काम किया, जिससे जम्मू कश्मीर में अराजकता फैल गई थी। बार बार जनमत संग्रह के लिए भारत सरकार पर दबाव डालते थे। स्थिति को बिगड़ता देख 1953 में शेख अब्दुल्ला को नज़रबंद कर दिया गया। 1974 में शेख अब्दुल्ला और प्रधानमंत्री के बीच एक समझौता हुआ, जिसके बाद उन्हें रिहा किया गया और 1974 से 1982 तक वे जम्मू कश्मीर के 2 बार मुख्यमंत्री रहे। उसके बाद में उनके बेटे फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री बने। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की स्थिति, वर्तमान में जम्मू कश्मीर नाम का कोई भी भारत में राज्य नहीं है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर का विशेष राज्य का दर्जा यानी अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। वर्तमान में जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, एक जम्मू कश्मीर और दूसरा लद्दाख। इसके बाद हम द्रविड़ आंदोलन की चर्चा करते हैं। प्यारे बच्चों, द्रविड़ आंदोलन में के मुख्य नेता थे ईवी रामास्वामी नायकर, पेरियार और CN अन्नादुरई। उस समय द्रविड़ आंदोलन का मुख्य नारा था कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए। इसका मतलब ये था कि जो द्रविड़ लोग, जो तमिलनाडु और केरल, यहाँ रहने वाले लोग इस बात को मानते थे कि लगातार उत्तर भारत का वर्चस्व दक्षिण भारत पर बढ़ता जा रहा है। यह नारा इसीलिए लगाया गया कि उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, यानी उत्तर भारत का वर्चस्व हर दिन बढ़ता जा रहा है और दक्षिण भारत का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। इसके मुख्य बिंदु द्रविड़ कड़गम ब्राह्मणों के वर्चस्व के विरुद्ध, यानी एक द्रविड़ कड़गम नामक संगठन वहाँ पर गठित किया गया, जिसके मुख्य नेता थे ईवी रामास्वामी नायकर। और इस संगठन का निर्माण ब्राह्मणों के वर्चस्व को रोकने के लिए किया गया था। दूसरा बिंदु, उत्तर भारत के राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व की बजाय क्षेत्रीय गौरव को ज़्यादा महत्व। इस आंदोलन में इस बात को ज़्यादा महत्व दिया गया
कि हमें उत्तर भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सांस्कृतिक प्रभुत्व को छोड़ना है, उससे बचना है, और उससे बचाव के लिए हमने इस संगठन का निर्माण किया है। हमारा इस संगठन का मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत के क्षेत्रीय गौरव को बढ़ाना है, उसके क्षेत्रीय गौरव की रक्षा करना है। तीसरा जो इसमें द्रविड़ आंदोलन का एक कारण था कि द्रविड़ जो वहाँ पर एक रेलवे स्टेशन था जिसका नाम डालमियापुरम कर दिया गया था, लेकिन वो बार बार इस बात की मांग करते थे कि इस रेलवे स्टेशन का नाम कल्लाकुड़ी रेलवे स्टेशन, जो इसका पुराना नाम है, वही रेलवे स्टेशन का नाम रख दिया जाए। चौथा बिंदु, स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल इतिहास को महत्व है। द्रविड़ आंदोलन के समर्थक इस बात पर भी जोर देते थे कि भारत का इतिहास पढ़ाने की बजाय स्कूली पाठ्यक्रम में तमिल इतिहास को ज़्यादा शामिल किया जाए, ताकि हमारे दक्षिण भारतीय लोग अपने क्षेत्रीय गौरव को पहचान सकें, अपने क्षेत्रीय इतिहास को जान सकें और क्षेत्रवादी भावना को और ज़्यादा जोर या महत्व मिल सके। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम, जिसको हम डीएमके कहते हैं, 1949 में द्रविड़ कड़गम में विभाजन हो गया। 1949 में विभाजन के बाद द्रविड़ मुनेत्र कड़गम एक अलग दल बना, जिसका नेतृत्व CN अन्नादुराई ने किया। द्रविड़ मुनेत्र कड़गम ने हिंदू देवी देवताओं का सरेआम अपमान किया, क्योंकि हिंदू देवी देवताओं को वो लोग उत्तर भारत की संस्कृति से जोड़कर देखते थे। इसके बाद अलगाववादी क्षेत्रवाद के लिए इन्होंने पहले ये आंदोलन केवल रक्षक क्षेत्रवाद के रूप में या भाषाई क्षेत्रवाद के रूप में पनपा, लेकिन बाद में इन्होंने अलगाववादी क्षेत्रवाद के लिए आंदोलन, अर्थात जो द्रविड़ क्षेत्र है उसको, दक्षिण भारत को भारत से अलग करके अलग नया राज्य बनाया जाए। वहाँ अलगाववादी हिंसा को देखते हुए, अलगाववादी भावना को देखते हुए, वहाँ पर 1967 में वहाँ पर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया गया। इसलिए वो लोग अनुच्छेद 356 का विरोध करने लगे, क्योंकि अनुच्छेद 356 राष्ट्रपति संकटकालीन शक्तियों से संबंधित है। इसी तरह से हिंदी भाषा को वो उत्तर भारत की भाषा मानते थे, इसलिए लगातार दक्षिण भारत के लोगों ने हिंदी भाषा को राष्ट्रीय भाषा या राजकीय भाषा बनने का विरोध किया। 1957 में पहली बार चुनाव हुए और 1967 में पहली बार द्रविड़ मुनेत्र कड़गम की सरकार बनी। 1988 में भी इस पार्टी की सरकार बनी और करुणानिधि मुख्यमंत्री बने, लेकिन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम एक आतंकवादी संगठन है जिसको लिट्टे कहा जाता है, उसको समर्थन करने के कारण 1991 में करुणानिधि की सरकार को बर्खास्त कर दिया। 1972 में CN अन्नादुरई की मृत्यु हो गई और DMK में विभाजन हो गया। एक नया दल बना जिसको ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम यानी अखिल भारतीय अन्ना द्रमुक कहा जाता था, और शॉर्ट में इसे
AIADMK कहा जाता है, AIADMK, ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़कम। CN अन्नादुरई की मृत्यु के बाद दरमुख में विभाजन हो गया और MG रामचंद्रन ने AIADMK अलग राजनीतिक दल का निर्माण किया। अलग राजनीतिक दल का निर्माण करने के बाद 1977 के चुनावों में इस दल को विजय प्राप्त हुई और ये 1977 से लेकर 1988 तक ये सत्ता में रहा। इसकी मुख्य मांग थी कि आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए आय की अधिकतम सीमा निश्चित की जाए, कि प्रत्येक व्यक्ति की आय की अधिकतम सीमा निश्चित की जाए और जो उसकी फालतू आय है उसको गरीबों में, ज़रूरतमंदों में बांटा जाए, जिससे कि आर्थिक असमानता को कम किया जा सके, आर्थिक समानता की स्थापना की तरफ कदम बढ़ाया जाए। इनकी आखिरी मांग थी राज्यों की स्वायत्तता। हमेशा AIADMK राज्यों को और ज़्यादा अधिकार देने की बात करता था, अनुच्छेद 356 का विरोध करता था और हिंदी भाषा का विरोध भी इनकी मुख्य मांग थी। 1991 में दोबारा ये सत्ता प्राप्त हुई, इसके बाद 2002 में, और वर्तमान में भी इसी दल की सरकार तमिलनाडु में है। DMK का अध्यक्ष और चुनाव चिन्ह, यहाँ पर उगता सूरज की बजाय चढ़ता सूरज पढ़ें इसको। AIADMK का अध्यक्ष O पन्नीरसेल्वम और K पलानीस्वामी और इसका चुनाव चिन्ह है 2 पत्तियाँ। आज के इस वीडियो में इतना ही। एम हायर टू बी एन अचीवर, ये मेरा एक संदेश है कि हमें हमेशा एक सफल विद्यार्थी बनने के लिए हमारा जो लक्ष्य है वो ऊंचा होना चाहिए। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मॉडल संस्कृति पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। थैंक यू। जय हिंद।